स्वागत। आज हम एक ऐसी स्थिति पर बात कर रहे हैं जो सुनने में शायद आम न लगे, लेकिन जिनसे ये जुड़ी है उनके लिए रोज की एक सामान्य सी क्रिया भी मुश्किल हो जाती है। हम बात कर रहे हैं एक्लेशिया की। ये भोजन नली मतलब हमारी इसोफेगस का एक दुर्लभ लेकिन जरूरी विकार है। हमारे पास इस पर काफी जानकारी है और आज हम इसी जानकारी को आपके लिए सरल बनाने की कोशिश करेंगे। समझेंगे कि ये आखिर है क्या, इसके लक्षण क्या होते हैं, डॉक्टर इसका पता कैसे लगाते हैं और हाँ, इसके उपचार के क्या विकल्प हैं। कोशिश यही रहेगी कि बात आसानी से समझ आए, बोझिल न लगे। सोचिए, हम खाना निगलते हैं, कभी सोचते भी नहीं इसके बारे में, कितना स्वाभाविक लगता है ना। पर क्या हो अगर यही निगलना मुश्किल हो जाए? एक्लेशिया में कुछ ऐसा ही होता है। तो चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारी भोजन नली सामान्य तौर पर काम कैसे करती है। बिल्कुल। देखिए, सामान्य तौर पर जब हम कुछ खाते हैं या पीते हैं तो हमारी भोजन नली की मांसपेशियां वो एक लहर की तरह बिल्कुल लय में सिकुड़ती हैं। इसे पेरिस्टालसिस कहते हैं। आप यूं समझ लीजिए जैसे ट्यूब से टूथपेस्ट नीचे धकेलते हैं ना। हाँ हाँ, समझ गया। बस वैसे ही ये प्रक्रिया खाने को पेट की तरफ धकेलती है। और जहां भोजन नली पेट से मिलती है वहां एक खास मांसपेशी का छल्ला होता है, एक वॉल्व जैसा। उसे कहते हैं लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। LES। हाँ, LES। इसका काम बड़ा जरूरी है। सही समय पर खुलना मतलब ढीला पड़ना ताकि खाना पेट में जा सके, और फिर वापस कस जाना ताकि पेट का एसिड ऊपर ना आ जाए। और एक्लेशिया में यही गड़बड़ होती है? बिल्कुल। एक्लेशिया में असल में दो मुख्य दिक्कतें होती है। पहली तो ये कि भोजन नली की मांसपेशियों का वो लय वाला सिकुड़ना, वो पेरिस्टालसिस, वो ठीक से होता नहीं या बिल्कुल बंद हो जाता है। और दूसरी, जो अक्सर और भी बड़ी समस्या है, वो ये कि वो नीचे वाला वॉल्व LES वो ठीक से खुलता ही नहीं। खुलता नहीं मतलब? वो या तो एकदम कसकर बंद रहता है या खुलता भी है तो बस जरा सा। ओह, तो मतलब भोजन नली में एक तरह का ट्रैफिक जैम लग जाता है, खाना नीचे पेट तक जा ही नहीं पाता। बिल्कुल सही समझा आपने। भोजन और जो भी हम पीते हैं वो पेट में जाने के बजाय भोजन नली में ही जमा होने लगता है, और जब ये जमा हो जाता है तो अक्सर ये बिना पचे ही वापस ऊपर मुंह की तरफ आ जाता है। ओह। हाँ, इसे रिगर्जिटेशन कहते हैं। ये सिर्फ असहज नहीं होता, बल्कि काफी परेशानी वाला और कभी-कभी शर्मिंदगी भरा भी हो सकता है, खासकर अगर सोते समय हो जाए। ये सुनने में ही बहुत तकलीफदेह लग रहा है। तो इसके लक्षण क्या बस यही है कि खाना अटकता है या ऊपर आ जाता है? नहीं, सबसे आम और मुख्य लक्षण तो है निगलने में कठिनाई, जिसे डिस्फेजिया कहते हैं। डिस्फेजिया? जी। और दिलचस्प बात यह है कि ये अक्सर बहुत धीरे-धीरे शुरू होता है, मतलब कई महीनों या सालों में बढ़ता है। शुरू में शायद बस जैसे रोटी का टुकड़ा या मांस जैसी ठोस चीजें निगलने में दिक्कत हो, पर धीरे-धीरे हालत ऐसी हो सकती है कि पानी या जूस जैसे तरल पदार्थ निगलना भी मुश्किल हो जाए। ओह, पहले ठोस फिर तरल भी। और क्या लक्षण हो सकते हैं इसके? हाँ, कई और लक्षण भी दिख सकते हैं, जैसे एक तो यही बिना पचा खाना बार-बार ऊपर आना मतलब रिगर्जिटेशन, खासकर जब लेटते हैं या रात में खांसी आना या ऐसा लगना जैसे गला चोक हो रहा हो। ये इसलिए होता है क्योंकि खाना या लार गलती से सांस की नली में जा सकती है। अरे बाप रे। हाँ, सीने में दर्द या भारीपन महसूस होना, कभी-कभी ये दर्द इतना तेज होता है कि लगता है जैसे दिल का दौरा पड़ रहा हो। सच में दिल के दौरे जैसा दर्द? जी। और क्योंकि खाना सांस की नली में जा सकता है तो बार-बार छाती में इन्फेक्शन जैसे निमोनिया होने का खतरा रहता है। मुंह में बहुत ज्यादा लार बनना या हर वक्त उल्टी जैसा महसूस होना, ये भी हो सकता है। और जाहिर है, जब कोई ठीक से खा पी नहीं पाएगा तो वजन तो कम होगा ही, धीरे-धीरे, लेकिन काफी वजन कम हो जाना भी इसका एक आम लक्षण है। ये सीने में दर्द वाली बात तो वाकई चिंताजनक है। और आपने कहा कि निगलने में दिक्कत धीरे धीरे बढ़ती है। यहीं पर एक बहुत जरूरी बात है जो सबको ध्यान रखनी चाहिए। अगर निगलने में कठिनाई मतलब डिस्पेजिया महसूस हो रहा है तो उसे नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए, एक्लेशिया इसका एक कारण हो सकता है, लेकिन यही लक्षण कभी-कभी मुंह, गले या भोजन नली के कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का भी संकेत हो सकते हैं। ओह। इसलिए ऐसे लक्षण हो तो फौरन डॉक्टर से मिलना और पूरी जांच करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या एक्लेशिया होने से कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है? आपने कहा जांच करवानी चाहिए। हाँ, देखिए, जानकारी ये बताती है कि अगर एक्लेशिया लंबे समय तक रहे तो भोजन नली के कैंसर का खतरा थोड़ा सा बढ़ जाता है। ऐसा शायद इसलिए होता है क्योंकि भोजन नली में लगातार जलन रहती है, खाना जमा रहता है, तो वहां की कोशिकाओं में कुछ बदलाव आ सकते हैं।
लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि ये खतरा फिर भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, मतलब अपेक्षाकृत कम ही है। फिर भी सावधानी के तौर पर नियमित डॉक्टरी जांच ज़रूरी हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हुए लक्षण, पर ये सब होता क्यों है आखिर? मतलब क्यों भोजन नली की नसें और मांसपेशियां अचानक काम करना बंद कर देती हैं? इसका जो मूल कारण है वो है भोजन नली की दीवार में जो नसें होती हैं, तंत्रिकाएं, उनको नुकसान पहुंचना। ये वही नसें हैं जो मांसपेशियों को सिकुड़ने का और वो जो एलियस वाल्व है उसे खोलने का सिग्नल भेजती हैं। हाँ। जब ये नसें खराब हो जाती हैं तो सिग्नल ठीक से पहुंच नहीं पाते, मांसपेशियां काम नहीं करती, वाल्व खुलता नहीं। लेकिन ये नसें खराब होती क्यों हैं? ये तो बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और बात यह है कि इसका सटीक कारण ज्यादातर मामलों में पता नहीं चल पाता है। सच में? मतलब असली वजह मालूम ही नहीं? हाँ, ज्यादातर मामलों में नहीं। कुछ अंदाजे हैं, कुछ संभावित कारण ये ट्रिगर माने जाते हैं। जैसे हो सकता है कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ हो जिसने नसों को नुकसान पहुंचाया हो, या फिर कोई ऑटो इम्यून प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब शरीर का अपना डिफेंस सिस्टम, इम्यून सिस्टम गलती से अपनी ही नसों पर हमला करने लगता है। अच्छा, ऑटो इम्यून। जी। और बहुत ही दुर्लभ मामलों में कोई जेनेटिक, मतलब आनुवंशिक कारण भी हो सकता है। लेकिन सच यही है कि ज्यादातर लोगों में डॉक्टर ये पक्के तौर पर नहीं बता पाते कि आखिर ये गड़बड़ी शुरू कहां से हुई, क्यों हुई। ये बात इस स्थिति को और भी जटिल बना देती है। ये तो वाकई अजीब है कि शरीर का एक जरूरी हिस्सा बिना किसी साफ वजह के काम करना बंद कर दे। खैर, तो अगर किसी को ये लक्षण महसूस होते हैं और वो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर कैसे पता लगाते हैं कि ये एक्लेशिया ही है, कुछ और नहीं? हाँ, ये पक्का करने के लिए, मतलब निदान के लिए आमतौर पर कुछ खास जांचें करनी पड़ती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी और कारण से कोई जांच हो रही हो और उसमें एक्लेशिया का पता चल जाए। अच्छा, कौन सी जांचें होती हैं ये? इसमें मुख्य रूप से 3 जांचें होती हैं। पहली और शायद सबसे जरूरी जांच है मैनोमेट्री। मैनोमेट्री। हाँ, मैनोमेट्री। इसमें एक बहुत पतली लचीली ट्यूब होती है। उसे नाक या मुंह के रास्ते भोजन नली में डालते हैं। इस ट्यूब पर छोटे छोटे सेंसर लगे होते हैं। जब मरीज पानी के छोटे घूंट पीता है तो ये सेंसर भोजन नली के अलग अलग हिस्सों में दबाव को मापते हैं। दबाव को? जी। इससे डॉक्टर बिल्कुल ठीक ठीक देख पाते हैं कि भोजन नली की मांसपेशियां सिकुड़ रही हैं या नहीं, और वो जो नीचे का वाल्व है, एलियस, वो ठीक से खुल रहा है या नहीं। एक्लेशिया में एक खास पैटर्न दिखता है मांसपेशियों का, वो लयबद्ध संकुचन गायब होता है और एलियस खुलता नहीं। अच्छा, ये तो काफी सटीक लगता है। और दूसरी जांच? दूसरी है बेरियम स्वॉलो एक्सरे। इसमें व्यक्ति को एक गाढ़ा सफेद रंग का घोल पीने को दिया जाता है। बेरियम सल्फेट होता है उसमें। राइट। ये घोल एक्सरे में साफ चमकता है। हाँ। तो जैसे जैसे ये घोल भोजन नली से नीचे जाता है, एक्सरे लिए जाते हैं। इससे क्या पता चलता है? इससे डॉक्टर भोजन नली का आकार देख सकते हैं। एक्लेशिया में अक्सर भोजन नली ऊपर से फैली हुई होती है और नीचे एलियस के पास एकदम पतली, जिसे कभी कभी चिड़िया की चोंच जैसा आकार, बर्ड्स बीक साइन भी कहते हैं। और ये भी दिखता है कि घोल कितनी आसानी से नीचे जा रहा है या एलियस के पास अटक रहा है। रुकावट का पता चलता है। समझ गए। और तीसरी जांच? तीसरी है एंडोस्कोपी। ये नाम शायद ज्यादा लोगों ने सुना होगा। हाँ, एंडोस्कोपी। इसमें एक पतली लचीली ट्यूब जिसके सिरे पर एक छोटा सा कैमरा लगा होता है, एंडोस्कोप, उसे मुंह के रास्ते भोजन नली और पेट में डाला जाता है। जी। इससे डॉक्टर सीधे अपनी आंखों से भोजन नली की अंदर की परत को देख सकते हैं। ये जांच इसलिए भी बहुत जरूरी है ताकि ये पक्का किया जा सके कि लक्षणों का कारण कोई और समस्या तो नहीं है, जैसे कोई सूजन, अल्सर या सबसे जरूरी कोई ट्यूमर या कैंसर तो नहीं है। कभी कभी एंडोस्कोपी करते समय डॉक्टर को महसूस भी होता है कि एलियस बहुत ज्यादा टाइट है, एंडोस्कोप को आगे बढ़ाने में मुश्किल हो रही है। तो क्या आमतौर पर ये तीनों ही जांचें करवानी पड़ती हैं? अक्सर हाँ, क्योंकि तीनों जांचें मिलकर ही पूरी तस्वीर साफ करती हैं। मैनोमेट्री सीधे बताती है कि मांसपेशियां और वाल्व काम कर रहे हैं या नहीं। बेरियम स्वैलो दिखाता है कि रुकावट कहां है और भोजन नली का आकार कैसा है। और एंडोस्कोपी अंदर देखकर दूसरी बीमारियों को खारिज करती है। इन तीनों के नतीजों को मिलाकर ही डॉक्टर एक्लेशिया का पक्का निदान करते हैं। समझ गई। तो चलिए, निदान हो गया, पता चल गया कि एक्लेशिया है। अब सबसे बड़ा सवाल, इसका इलाज। क्या इसे ठीक किया जा सकता है? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि अभी तक एक्लेशिया का कोई परमानेंट इलाज, मतलब क्योर नहीं है। क्योर नहीं है? नहीं, क्योंकि जो नसें खराब हो गई हैं उन्हें फिलहाल ठीक करने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन
अच्छी खबर यह है कि इसके लक्षणों को कंट्रोल करने के लिए और निगलने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए कई असरदार उपचार मौजूद हैं। इलाज का जो मुख्य लक्ष्य होता है वो है कि किसी तरह उस निचले वाल्व एलईएस को खोला जाए या ढीला किया जाए ताकि खाना आसानी से पेट में जा सके। अच्छा, तो क्या-क्या तरीके हैं इसके? क्या शुरुआत दवाइयों से होती है? हाँ, दवाएं एक ऑप्शन है। कुछ दवाएं हैं जैसे नाइट्रेट्स या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ग्रुप की एक दवा है निफेडेपिन। ये एलईएस की मांसपेशियों को थोड़ा आराम दे सकती हैं। इससे कुछ लोगों को निगलने में और सीने के दर्द में थोड़ी राहत मिल सकती है। थोड़ी राहत, मतलब ये बहुत असरदार नहीं है? हाँ, इनकी कुछ सीमाएं हैं। पहली बात, ये हर किसी पर काम नहीं करती। दूसरी, इनका असर अक्सर हल्का होता है और ज्यादा देर तक नहीं रहता, मतलब अस्थायी होता है। और इनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे सिर दर्द होना या चक्कर आना। अच्छा। तो आमतौर पर इन्हें लंबे समय के इलाज के तौर पर नहीं देखा जाता। ये ज्यादातर उन मरीजों के लिए ठीक हैं जो कोई और प्रोसीजर नहीं करवा सकते, या फिर मान लीजिए किसी और इलाज का इंतजार कर रहे हैं, तो उस बीच अस्थायी राहत के लिए। ठीक है, तो दवाओं के अलावा और क्या तरीके ज्यादा इस्तेमाल होते हैं? एक और काफी आम तरीका है बैलून डायलेशन। इसे न्यूमैटिक डायलेशन भी कहते हैं। बैलून डायलेशन, इसमें क्या करते हैं? इसमें एंडोस्कोपी की मदद से ही एक खास तरह का गुब्बारा, मतलब बैलून, भोजन नली के निचले सिरे, जहां एलईएस है, वहां तक पहुंचाया जाता है। फिर डॉक्टर उस गुब्बारे को तेजी से फुलाते हैं, हवा भरकर। फुलाते हैं जोर से? हाँ, इस फुलाव से एलएस की जो मांसपेशियां हैं वो खिंच जाती हैं, स्ट्रेच हो जाती हैं, और वो वॉल्व थोड़ा चौड़ा हो जाता है। इससे खाने के निकलने का रास्ता बन जाता है। अच्छा, ये सुनने में तो काफी कारगर लग रहा है। हाँ, ये काफी प्रभावी हो सकता है। बहुत से लोगों को इससे लंबे समय तक आराम मिल जाता है। हालांकि कुछ लोगों में ऐसा हो सकता है कि समय के साथ इसका असर कम हो जाए और उन्हें ये प्रक्रिया शायद दोबारा करवानी पड़े। इसमें एक छोटा सा जोखिम भी होता है, बहुत कम मामलों में, लेकिन हो सकता है कि प्रक्रिया के दौरान भोजन नली की दीवार थोड़ी फट जाए। इसे परफोरेशन कहते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो फिर तुरंत सर्जरी की जरूरत पड़ती है। ओह, ये तो रिस्क है। ठीक है, और कोई विकल्प? मैंने कहीं बोटॉक्स के बारे में भी सुना था। क्या ये वही बोटॉक्स है जो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है? जी हाँ, बिल्कुल वही बोटॉक्स, बोtulinum टॉक्सिन। कमाल है। ये कैसे काम करता है यहाँ? इसे भी एंडोस्कोपी के जरिए ही सीधे एलएस की मांसपेशियों में इंजेक्ट कर दिया जाता है, सुई लगाकर। बोटॉक्स का काम है मांसपेशियों को अस्थायी रूप से पैरालाइज करना, मतलब उनको रिलैक्स कर देना। तो जब एलएस की मांसपेशियां रिलैक्स हो जाती हैं, तो वाल्व खुल जाता है और निकलना आसान हो जाता है। ये कितना असरदार है। और क्या ये स्थायी है या बैलून जैसा ही? ये भी काफी असरदार हो सकता है, खासकर बुजुर्ग लोगों में या उन लोगों में जिनके लिए सर्जरी या डायलेशन करना ठीक नहीं है। उनमें ये अच्छा विकल्प है। लेकिन इसका असर भी अस्थायी होता है, आमतौर पर 6 महीने से लेके 1 साल या कभी-कभी थोड़ा ज्यादा समय तक रहता है। सिर्फ इतना? हाँ, इसलिए अगर असर बनाए रखना है तो इसे बार-बार लगवाना पड़ता है। और एक बात और, बार-बार बोटॉक्स इंजेक्शन लगने से बाद में अगर कभी सर्जरी की जरूरत पड़े तो वो थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तो फिर सबसे पक्का या सबसे टिकाऊ इलाज कौन सा माना जाता है? देखिए, जो सबसे स्थायी राहत देने वाला उपचार माना जाता है वो है सर्जरी, ऑपरेशन। इसे हेलर मायोटोमी कहते हैं। हेलर मायोटोमी, इसमें क्या करते हैं सर्जन? इस ऑपरेशन में सर्जन एलईएस की जो बाहरी मांसपेशी के रेशे होते हैं, फाइबर्स, उनको काट देते हैं। काट देते हैं? हाँ, इससे वो वॉल स्थायी रूप से ढीला पड़ जाता है और फिर खाना आसानी से पेट में जाने लगता है। आजकल ये सर्जरी ज्यादातर लैप्रोस्कोपी से होती है, मतलब की होल सर्जरी। पेट पर छोटे छोटे कट लगाकर दूरबीन और औजारों से की जाती है। इससे मरीज की रिकवरी जल्दी होती है। लेकिन वाल्व को काट देने से क्या कोई और दिक्कत नहीं होती, जैसे एसिड ऊपर आने की? बिल्कुल सही सोचा आपने। ये एक मुख्य चिंता होती है। जब एलईएस को काट दिया जाता है तो पेट का एसिड वापस भोजन नली में आने का खतरा बढ़ जाता है, जिसे एसिड रिफ्लक्स या GERD कहते हैं। तो फिर इसीलिए मायोटोमी सर्जरी के साथ अक्सर एक और प्रक्रिया भी की जाती है, जिसे फंडोप्लिकेशन कहते हैं। फंडोप्लिकेशन? जी। इसमें सर्जन पेट के सबसे ऊपरी हिस्से को भोजन नीले के निचले सिरे के चारों ओर लपेटकर सिल देते हैं। एक तरह का नया लेकिन कमजोर वाल्व बना देते हैं। ये एसिड को ऊपर आने से रोकने में मदद करता है।
अच्छा, ये तो काफी विस्तृत प्रक्रिया लगती है। तो अगर सर्जरी सबसे टिकाऊ है तो इसे हमेशा पहले क्यों नहीं करते? आपने कहा दवाएं हैं, बलून हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सर्जरी सबसे प्रभावी जरूर है, लंबे समय तक चलने वाली राहत देती है, लेकिन ये सबसे आक्रामक प्रक्रिया भी है। मतलब इसमें बेहोशी देनी पड़ती है, अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है और ठीक होने में भी समय लगता है। इसलिए कौन सा इलाज चुना जाए, ये कई बातों पर निर्भर करता है। मरीज की उम्र क्या है, उसकी ओवरऑल सेहत कैसी है, एक्लेशिया कितना गंभीर है, और हाँ, मरीज खुद क्या चाहता है, उसकी अपनी पसंद क्या है। अच्छा। जैसे मान लीजिए कोई युवा है, बिल्कुल स्वस्थ है, तो उसके लिए शायद सर्जरी ही सबसे अच्छा दीर्घकालिक विकल्प हो। लेकिन अगर कोई बुजुर्ग है या उसे कोई और गंभीर बीमारी भी है, तो शायद उसके लिए बोटॉक्स या बैलून डायलेशन ज्यादा सुरक्षित और बेहतर हो। डॉक्टर मरीज के साथ बैठकर इन सभी विकल्पों के फायदे नुकसान पर चर्चा करते हैं और फिर मिलकर तय करते हैं कि सबसे सही रास्ता क्या है। यानी इलाज हर किसी के लिए अलग अलग होता है, उनकी जरूरत के हिसाब से। अच्छा, मान लीजिए इलाज हो गया, तो क्या उसके बाद सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा सामान्य हो जाता है? देखिए, ज्यादातर लोगों को इलाज से लक्षणों में बहुत सुधार महसूस होता है। उनकी जिंदगी की क्वालिटी बेहतर होती है, वो खा पी पाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन जैसा हमने पहले कहा, ये एक पुरानी स्थिति है, ये जड़ से खत्म नहीं होती। तो इलाज के बाद भी कुछ लोगों को कभी-कभी निगलने में हल्की दिक्कत या सीने में दर्द महसूस हो सकता है। और एसिड रिफ्लक्स भी एक आम समस्या हो सकती है, खासकर सर्जरी के बाद, जिसके लिए शायद दवाएं लेनी पड़े। अच्छा। इसीलिए नियमित रूप से डॉक्टर के संपर्क में रहना और फॉलोअप जांच करवाते रहना बहुत जरूरी है। और अगर इलाज के बाद भी मान लीजिए लक्षण बने रहते हैं या कुछ समय बाद वापस आ जाते हैं, तब क्या? हाँ, ऐसा हो सकता है। अगर निगलने में दिक्कत बनी रहती है या वजन कम होना नहीं रुकता, तो डॉक्टर से दोबारा मिलना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि इलाज को दोहराने की जरूरत हो, जैसे बैलून डायलेशन दोबारा करना पड़े, या शायद इलाज का तरीका बदलने की जरूरत हो, या कोई और जांच करके देखना पड़े। समझ गई। क्या अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव करके भी इसमें कुछ मदद मिल सकती है? हाँ, बिल्कुल। कुछ बदलाव निश्चित रूप से मदद कर सकते हैं लक्षणों को कम रखने में। जैसे एक बार में बहुत सारा खाने के बजाय दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके कई बार खाएं। छोटे मील्स, भोजन को बहुत अच्छी तरह चबाएं, धीरे धीरे खाएं, खाना खाते समय सीधे बैठें और खाने के तुरंत बाद लेटे नहीं। कम से कम 2-3 घंटे का गैप रखें सोने से पहले। अच्छा। बहुत ज्यादा ठंडे या बहुत गर्म पेय पदार्थ, कुछ लोगों को इनसे भी तकलीफ बढ़ सकती है, तो उनसे बचें। ये छोटी छोटी आदतें हैं, लेकिन इनसे लक्षणों को मैनेज करने में काफी मदद मिल सकती है। ये तो बहुत उपयोगी जानकारी है। तो चलिए आज की इस पूरी बातचीत का एक सार निकाल लेते हैं। एक्लेशिया भोजन नली का एक दुर्लभ विकार है। इसका मूल कारण भोजन नली की नसों का खराब होना है। पर ये नसें खराब क्यों होती हैं, ये अक्सर पता नहीं चलता। इसके मुख्य लक्षण है निगलने में कठिनाई, जिसे डिस्फेजिया कहते हैं। भोजन का बिना पचे वापस आना, सीने में दर्द और वजन का घटना। निदान के लिए मैनोमेट्री, बेरियम स्वॉलो और एंडोस्कोपी जैसी खास जांचें की जाती हैं। और सबसे जरूरी बात, इसका कोई स्थायी इलाज या क्योर नहीं है, लेकिन लक्षणों को नियंत्रित करने और जीवन को बेहतर बनाने के कई प्रभावी तरीके मौजूद हैं। इनमें दवाएं, बलून डायलेशन, बोटॉक्स इंजेक्शन और हेलर मायोटॉमी सर्जरी शामिल है। कौन सा इलाज सही है, ये व्यक्ति की स्थिति और जरूरत पर निर्भर करता है। सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि अगर किसी को लगातार निगलने में परेशानी हो रही है, तो इसे नजरअंदाज न करें, डॉक्टर से जरूर मिलें। सही निदान और समय पर उपचार से जीवन काफी बेहतर हो सकता है। इस गहरी और इतनी जानकारी भरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, और ये पूरी बातचीत एक अहम सवाल भी तो खड़ा करती है ना? है ना? कैसा सवाल? बस यही सोचने वाली बात है कि निगलने जैसी एक क्रिया, जिसे हम बिल्कुल सामान्य ऑटोमेटिक मानते हैं, उसमें जरा सी रुकावट आने पर जीवन कितना बदल जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे शरीर के ये जो जटिल न्यूरोमस्कुलर सिस्टम है, ये कितने नाजुक हो सकते हैं, और इनके बिगड़ने के जो मूल कारण है, उन पर और ज्यादा शोध करना, उन्हें समझना कितना जरूरी है, ताकि भविष्य में हम शायद और बेहतर और स्थायी समाधान ढूंढ सकें। बिल्कुल सही कहा आपने, सोचने वाली बात है। उम्मीद है ये जानकारी हमारे सुनने वालों के लिए उपयोगी रही होगी। अगर ऐसा है तो इसे साझा जरूर करें, और स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही सरल और सटीक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।
अगली बार तक अपना ख्याल रखें और जागरूक रहें।